अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। नैब चाहे जितने भी दावे करती रहे कि वो फेस नहीं केस देखती है, हुकूमत जितना भी नैब की कार्रवाइयों का दिफा करे और कहे कि नैब एक आज़ाद इदारा है, नैब की कार्रवाइयों से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं, ये सब दावे अपनी जगह, मगर एक के बाद एक अदालती फैसला नैब के किरदार, नैब की कारकर्दगी, नैब की साख और चेयरमैन नैब की तरफ से गिरफ्तारियों पर सवालात उठा रहा है। और अब जो फैसला मुल्क की सबसे बड़ी अदालत से सामने आया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस ने नैब की गिरफ्तारी के हवाले से सख्त ऑब्जर्वेशंस दी हैं। इसे बुनियादी इंसानी हुकूक के खिलाफ करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा साद रफीक की दरख्वास्त जमानत पर आज तफसीली फैसला जारी कर दिया। यह फैसला जस्टिस मकबूल बाकिर ने लिखा है और इस पर जस्टिस मजहर आलम मियां खेल के दस्तखत है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ख्वाजा साद रफीक के केस में नैब के किरदार के हवाले से भी लिखा है। फैसले के मुताबिक कैसे कैसर अमीन बट को ख्वाजा बिरादरान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनाया गया। अदालत लिखती है कि हमने ये बात नोट की है कि ख्वाजा साद रफीक के साथ शरीक मुल्जिम कैसर अमीन बट को 14 नवंबर 2018 को सक्खर से गिरफ्तार किया गया। फिर 19 नवंबर तक उसका रिमांड लिया गया। 20 नवंबर को कैसर बट ने चेयरमैन नैब से दरख्वास्त की कि वो एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड कराना चाहता है, जिसे 23 नवंबर को चेयरमैन नैब ने मंजूर कर लिया। जिसके बाद 26 नवंबर को कैसर बट ने मजिस्ट्रेट के सामने अपना एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड करा दिया। मगर फिर कैसर बट ने एक और दरख्वास्त जमा कराई कि मजिस्ट्रेट के सामने नामालूम वकला की मौजूदगी और प्राइवेट अफराद की वजह से वो मुकम्मल सच बयान नहीं दे सके। इसके बाद कैसर बट ने एक बार फिर से एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड कराने की दरख्वास्त। 4 दिसंबर को जब कैसर बट की रिमांड की मुद्दत मुकम्मल हो रही थी, नैब की तरफ से कैसर बट के राहदारी रिमांड की दरख्वास्त की गई कि मुल्जिम को चेयरमैन नैब के सामने मुआफ़ी के लिए पेश करना है। नैब ने दरख्वास्त में कैसर बट के साबिका बयान का जिक्र ही नहीं किया। फिर उसके बाद कैसर बट का तहरीरी बयान, जिस पर चेयरमैन नैब के भी दस्तखत थे, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जिसके मुताबिक चेयरमैन नैब ने मुआफ़ी की दरख्वास्त पर लिखा था कि अगर कैसर बट को मुआफ़ी दे दी गई तो मजीद शवाहिद मिलेंगे। इससे प्रोसिक्यूशन का केस मजबूत होगा, क्योंकि प्रोसिक्यूशन के पास मुल्जिम के हवाले से ठोस शवाहिद मौजूद नहीं हैं। इसके बाद 6 दिसंबर 2018 को नैब ने लाहौर के जुडिशल मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त दी कि मुल्जिम कैसर बट अपना एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड कराना चाहता है। इस दरख्वास्त में मुल्जिम कैसर बट के साबिका बयान का जिक्र ही नहीं था। जिसके बाद मजिस्ट्रेट ने उसी कैसर बट को एक और बयान रिकॉर्ड करने की इजाज़त भी दे दी। मुल्जिम और शरीक मुल्जिम को कोई नोटिस भी जारी नहीं किया गया, हालांकि ये मुल्जिमान का हक था। मुल्जिम का ये एतराफ़ी बयान कानून के मुताबिक नहीं। इस हवाले से आला अदालतों के फैसले मौजूद हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला बता रहा है कि ख्वाजा बिरादरान के खिलाफ नैब के पास ठोस शवाहिद नहीं थे और कैसे उनके खिलाफ एक वादा माफ गवाह तैयार किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस तरह के एतराफ़ी बयानात के हवाले से आला अदालतों के माजी के फैसलों का हवाला भी दिया। अदालत ने मजीद लिखा कि कैसर बट को ये नहीं बताया गया कि इस बयान के बाद उसे नैब के हवाले नहीं किया जाएगा। इसके अलावा दीगर मुल्जिमान को नोटिस जारी नहीं किए गए और उन्हें क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका भी नहीं दिया गया। इस सूरत हाल में कैसर बट का एतराफ़ी बयान गैर मुतअल्लिक हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मजिस्ट्रेट के किरदार पर भी सवालात उठाए, क्योंकि मजिस्ट्रेट ने एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड कराने के बाद मुल्जिम को दोबारा नैब के हवाले कर दिया, जो कानून के खिलाफ है। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि एक तरफ नैब ने अदालत से मुल्जिम का बयान रिकॉर्ड कराने की इजाज़त चाही और दूसरी तरफ मुल्जिम का रिमांड भी मांग लिया ताकि मुल्जिम पर दबाव बढ़ाया जा सके। आगे चल के अदालत ने मुल्जिम के एतराफ़ी बयान का जायज़ा लिया। अदालत के मुताबिक कैसर बट के एतराफ़ी बयान का ज़्यादातर हिस्सा गैर मुतल्लिका है। कैसर बट ने जो कुछ कहा, इस हवाले से कोई दस्तावेजी सबूत फराहम नहीं किया गया। प्रोसिक्यूशन यानी नैब भी कैसर बट के दावे के हक में एक गवाह भी पेश नहीं कर सकी। आगे चल के अदालत ने मजीद लिखा कि नैब ने इस बात को तस्लीम किया कि 8000 खरीदारों में से सिर्फ 68 अफराद की शिकायत नैब को मौसूल हुई। हालांकि स्कीम पर गुज़िश्ता 16 सालों से काम जारी था। इन 68 अफराद में से 62 अफराद ने बाद में नैब को बताया कि उनके मामला तो तय पा गए हैं और नैब ने उनके बयान हल्फी हमारे सामने पेश भी किए। इस सूरत हाल में ये करप्शन का केस कैसे बनता है? अदालत ने सवाल उठाया कि ये इल्ज़ाम लगाया गया कि पैरागॉन सिटी स्कीम के लिए 7002 केनाल ज़मीन की मंजूरी 2005 में दी गई, हालांकि कंपनी के पास सिर्फ 1085 केनाल ज़मीन थी और बाकी ज़मीन के लिए कागजात में जालसाजी की गई। मगर इस इल्ज़ाम के हवाले से नैब ने कोई शवाहिद पेश नहीं किए। आगे चल के अदालत ने अपने फैसले में नैब के रेफरेंस के हवाले से लिखा
कि नैब ने ख्वाजा बरादरान के खिलाफ अपने रेफरेंस में मुलजिम और कंपनी के दरमियान दो मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन्स का इल्ज़ाम लगाया है। एक इल्ज़ाम ज़मीन की मुंतकली से मुतालिक है और दूसरा इल्ज़ाम बगैर अदायगी के 20 प्लॉटों पर कब्जे से मुतालिक है। मगर रिकॉर्ड से जाहिर होता है कि प्लॉटों की मुकम्मल अदायगी की गई और ये अदायगी पैरागॉन कंपनी की तरफ से नहीं की गई, मगर नैब ने हमें जो समरी पेश की उसमें अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लिया और कहा कि 20 प्लॉटों के बदले में ख्वाजा साद रफ़ीक ने कंपनी से 32 केनाल और 8 मरले की ज़मीन ली। ये अलग अलग ट्रांजेक्शन्स नहीं थी बल्कि एक ही ट्रांजेक्शन्स थी। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि ये बातें नैब को पता थी, क्योंकि इब्तिदाई तौर पर जब नैब ने दरख्वास्त गुजारों को तलब किया तो उन्होंने अपने तहरीरी जवाब में ये सब कुछ बता दिया था और इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात भी फराहम कर दी थी। नैब ने इस ट्रांजेक्शन के हवाले से कोई सवाल भी नहीं उठाया। नैब के पास इस हवाले से तमाम तफसीलात भी मौजूद थी, मगर इसके बावजूद नैब हमारे सामने ऐसा कोई शवाहिद नहीं ला सका जिससे पता चलता हो कि ज़मीनों की ये मुंतकली गैर कानूनी थी। जब मुंतकली दो प्राइवेट अफराद और कंपनियों के दरमियान हो और उसमें हुकूमत का कोई किरदार ना हो तो ये मामला नैब का नहीं बनता। आगे चलकर अदालत ने मजीद लिखा कि दरख्वास्त गुजार पर यानी ख्वाजा बरादरान पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उसने कंपनी से 62 लाख और 1 करोड़ 20 लाख रुपए वसूल किए, मगर इस हवाले से दरख्वास्त गुजार ने नैब को मुकम्मल तफसीलात फराहम की, कंपनी के साथ अपने मुआहदे और ट्रांजेक्शन की तफसीलात भी दी। फिर जब प्रोसिक्यूशन यानी नैब के पास कोई सवाल बाकी नहीं रहा और ऐसी कोई बात नहीं बची जिस पर वो एतराज़ कर सके, तो फिर नैब ने पहले से पूछे गए सवालात दोहराना शुरू कर दिए और मुल्जिमान को नोटिस के जरिए गैर मुतालिका सवालात पूछना शुरू कर दिए। ना तो नैब की इंक्वायरी रिपोर्ट ने, ना ही रेफरेंस ने और ना ही नैब के वकील ने हमारे सामने इस ट्रांजेक्शन के हवाले से किसी कानूनी गलती की निशानदही की। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि यह वाज़ेह नहीं कि क्या वजह थी कि नैब को इस केस में एक्शन में आना पड़ा। अदालत ने अपने फैसले में मजीद लिखा कि अब तक ये मामला पुरस्रार है कि ऐसी क्या चीज़ थी जिसने नैब को इस केस पर एक्शन लेने पर जोर दिया। ऐसा लगता है कि मुबैना तौर पर कैसर अमीन भट्ट ने अपनी गिरफ्तारी के बाद जो नैब से कहा, इसके अलावा नैब के पास ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं जो दरख्वास्त गुजारों को यानी ख्वाजा बरादरान का कंपनी के मामलात पर कंट्रोल जाहिर करती हो। अदालत ने ख्वाजा बरादरान के हवाले से फैसले में मजीद लिखा कि वह तमाम इल्ज़ाम जो दरख्वास्त गुजारों के प्राइवेट अफराद या कंपनियों के साथ तिजारती ट्रांजेक्शन्स तक महदूद हैं, उनकी नोयत और नताइज का कोई मनफी असर अवाम और हुकूमती मफादात पर नहीं। ये मामला एक कंपनी और फ़र्द के दरमियान एक सिविल तनाज़े का मामला है जो सिविल अदालतों के सामने ज़ेर समात है। नैब ने इन चीज़ों को लेकर रेफरेंस का हिस्सा बना दिया और जाहिर किया कि ये ज़मीनों के गैर कानूनी कब्ज़ों का केस है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इस नुक्ते के बाद मजीद लिखा गया कि ये मुल्क हमें एक वाज़े विजन के साथ बहुत सी कोशिशों के बाद मिला है। इस मुल्क का हुसूल का अज़म एक आज़ाद जमहूरी रियासत का था जिसमें आज़ादी, बराबरी और समाजी इंसाफ की बुलंदी पर जोर दिया गया था। इस विजन को अपनी शक्ल 1973 के आइन से मिली, जिसे हमने बहुत सी गलत फहमियों और नाकामियों के बाद हासिल किया। इस आइन का आर्टिकल 4 कहता है कि कानून का तहफ़्फ़ुज़ और कानून के साथ बर्ताव हर शहरी का वो हक है जिसे छीना नहीं जा सकता। और आइन का आर्टिकल 9 कहता है कि किसी भी शख्स को उसकी ज़िंदगी और आज़ादी से महरूम नहीं किया जा सकता और इंसान के वक़ार के हक को इस तरह तहफ़्फ़ुज़ दिया गया कि उसकी खिलाफ वर्जी नहीं हो सकती। इंसानी ज़िंदगी और आज़ादी के हक से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कई मुल्की और गैर मुल्की मकबूल फैसलों का हवाला भी दिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि बदकिस्मती की बात है कि आज़ादी के 72 साल बाद और आइन मिलने के 47 साल बाद भी हम आइन में मौजूद तय करदा आइडियल्स का एहसास करने के काबिल नहीं हुए। हम बुनियादी तजवीज़ों और अहकामात को अपनाने में भी नाकाम हुए। इस मुल्क के शहरियों को आइन में मौजूद गारंटी शुदा हकूक़ से भी हमने महरूम रखा। बराबरी के उसूल, शफाफियत और जमहूरी इक़दारों की खिलाफ वर्जी मुकम्मल छूट के साथ की गई और खुद पसंदी, खुद तशहीरी, धोखादही, जानिबदारी और तासुब ने हमारे माशरे को डुबो दिया है और कानून की हुक्मरानी को ताकत के साथ रोन दिया है। ट्राइकोटमी ऑफ पावर और इख्तियारात के निचली सतह तक रसाई की तौहीन के साथ रोन दिया गया और आज हम इस नहज पर हैं और पहुँचे क्योंकि ज़्यादातर गैर जमहूरी फोर्सेज गैर आइनी तौर पर मुदाखलत और जोड़ तोड़ करती रही। ताकत की हविस, कब्जा करने और हुक्मरानी की ख्वाहिश, खुद को अहम और ताकतवर जाहिर करने की दौड़ से मुजव्वज़ा दायरा कार की खिलाफ वर्जी हुई और गवर्नेंस में पॉलिटिकल स्पेस को सरेंडर किया गया, जो लोकल गवर्नमेंट में ग्रास रूट तर्जुमानी की नफ़ी है और जमहूरियत की असल रूह की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मजीद लिखा कि मौजूदा केस बुनियादी हुकूक को रोंदने की एक क्लासिक एग्जाम्पल है, जिसमें आज़ादी से गैर कानूनी तौर पर महरूम रखा गया, इंसानी वक़ार को नज़रअंदाज किया गया। इस पूरे केस में नैब के कंडक्ट से पता चलता है कि नैब ने वाज़े तौर पर कानून, इंसाफ पसंदी और गैर जानिबदारी को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया। इसमें कोई शक नहीं
कि लूट मार को रोकना, करप्शन के खिलाफ जंग लड़ना एक मुकद्दस काम है, मगर इसके लिए जो तरीका कार और अमल होगा उसके पैरामीटर्स का तयन कानून के मैंडेट से होगा, कानून की तौहीन से नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मजीद लिखा कि जैसे कि पहले कहा गया कि जिस बुनियाद पर चेयरमैन नैब ने इस मामले को आगे बढ़ाया वो बुनियाद क्या थी अब तक पता नहीं चल सका। अगर बुनियाद वो मुबैना शिकायत थी जो लोगों ने की तो हमें यह नहीं दिखाया गया कि इन शिकायत में इल्ज़ाम क्या था। और ये बात भी अहम है कि आखिर नैब चेयरमैन के सामने ऐसी क्या मालूमात रखी गई, ऐसा क्या मवाद रखा गया जिसने के बाद उन्होंने फैसला किया कि कंपनी का कंडक्ट नैब के ऑर्डिनेंस के तहत काबिल कार्रवाई जुर्म है। नैब के पास ऐसा कुछ नहीं जो दरख्वास्त गुजारों को कंपनी के साथ जोड़ता हो। जो ट्रांजैक्शंस दरख्वास्त गुजारों और कंपनी के दरमियान हुई, नैब उनमें किसी गैर कानूनी चीज़ की निशानदही करने में नाकाम हुआ। जैसे कि पहले कहा गया कि दो फरीकों के जिस तनाज़े को ज़मीनों पर गैर कानूनी कब्जे के तौर पर पेश किया गया वो एक सिविल और कमर्शियल मामला है, उन्हें रेफरेंस का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि ज़ाहिरी तौर पर दरख्वास्त गुजार ऐसे किसी जुर्म में मुलविस नहीं पाए गए जो नैब ऑर्डिनेंस के तहत काबिल गिरफ्त हो। इस कार्रवाई के आगाज़ की नियत, मुल्जिमान की गिरफ्तारी और 15 महीने तक उन्हें कैद में रखना नैब ऑर्डिनेंस से मुताबिकत नहीं रखता। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक संगीन मसले की निशानदही की और अपने फैसले में लिखा कि जब से पाकिस्तान मौरिज़ वजूद में आया है हम एक कानून से दूसरे कानून की तरफ गए जिसमें बाज़ वक्तों में खामियां भी पाई गई, जिससे हमारे सियासतदानों और अवामी ओहदेदारों को रोका गया, नाअहल किया गया या उनका ट्रायल किया गया। 18 नवंबर को एहतसाब ऑर्डिनेंस 1996 नाफिज हुआ जिसने पुराने ऑर्डिनेंस को मनसूख किया, फिर ऑर्डिनेंस में तरामीम हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि जिस तरीके से इन कवानीन का इस्तेमाल किया गया इसने मुल्क के सियासी ढांचे में कोई बेहतरी लाने और सरबराहों को शफाफ रखने के बजाय नुकसान पहुंचाया, क्योंकि इन कवानीन की फ्रेमिंग और निफाज ही बदनीयती के साथ की गई ताकि आर्म ट्विस्टिंग की जाए, सियासी मुखालिफिन को प्रेशराइज किया जाए ताकि उनसे बात मनवाई जा सके या उन्हें आर्जी तौर पर ही सही सियासी मंजरनामे से हटाया जा सके। ये कवानीन सियासी वफादारियाँ बदलने के टूल के तौर पर कामयाबी के साथ इस्तेमाल किए गए ताकि सियासी जमातों को तकसीम किया जाए, छोटे कद के लोगों को सिलेक्ट किया जाए, उनकी परवरिश की गई, उनकी तशहीर की गई और फिर उन्हें अहमियत देकर ताकत के दरवाज़ों तक लाया गया। बदनाम ज़माना और मुजरिमाना लोगों को मुसल्लत किया गया ताकि वो हम पर हुक्मरानी करें और वो जो लोग अमवात का बाइस बने, जिन्होंने तबाही की, मुआशरे को अफरा तफरी की तरफ धकेला, उन्हें ट्रेनिंग दी गई, उनकी माली इमदाद की गई, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, उनकी कसीदा ख्वानी करवाई गई, जिसकी वजह से उन्हें इतना ताकतवर बना दिया गया कि उन्होंने अपने ही बनाने वालों को निगलना शुरू कर दिया। अदालत लिखती है कि इसी दौरान करप्शन, मिसकंडक्ट और गवर्नेंस में बदनुमानी इस हद तक बढ़ती गई कि वो हर तरफ फैलती चली गई। कोई भी रियासती इदारा इस दलदल से पाक नहीं रहा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मजीद लिखा कि कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस मुशर्रफ के दौर में नाफिज हुआ जिसने पुराने एहतसाब एक्ट को मनसूख किया। नैब ऑर्डिनेंस अपने जन्म के साथ ही बहुत ज़्यादा मुतनाज़ हो गया था। बड़े पैमाने पर तासुर है कि जो ताकत में होते हैं नैब को एक टूल के तौर पर जुल्म और सियासी मुखालिफिन से इंतकाम लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुतवातिर तौर पर यह इल्ज़ाम लगा है कि नैब को वाज़े तौर पर सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है। नैब का इम्तियाजी सलूक उसकी अपनी इमेज को मुतासिर कर रहा है और इदारे की साख और उसकी गैर जानिबदारी पर से लोगों का एतमाद मुतासिर हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मजीद लिखा कि नैब कुछ जमातों के रहनुमाओं से मुताल्लिक कार्रवाई करते हुए हिचकिचाहट का मुजाहरा करता रहा। अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली बेज़ाबगियों के इल्ज़ाम के बावजूद कार्रवाई में हिचकिचाहट का मुजाहरा करता रहा, जबकि कुछ जमातें जो दूसरी साइड पर हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, महीनों और सालों तक उन्हें कैद में रखा जाता है और इसके लिए कोई ठोस वजह भी नहीं बताई जाती। इस हकीकत के बावजूद कि कानून तहकीकात को तेज़ी के साथ आगे बढ़ाने की बात करता है और ट्रायल को 30 दिन के अंदर मुकम्मल करने की बात करता है, मगर तहकीकात अक्सर महीनों और सालों तक ज़ेरे इल्तवा रहती हैं। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि प्रोफेशनलिज्म नाम की कोई चीज़ नहीं है, महारत नहीं है। इसलिए नैब केसेस का जो कन्विक्शन रेट है वो गैर मामूली तौर पर कम है। ये चीज़ें कौमी मफाद की खिदमत नहीं कर रही बल्कि मुल्क और मुआशरे को नुकसान पहुँचा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मजीद लिखा कि इस परेशान कुन सूरत हाल से मुताल्लिक साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने अदालती साल की तकरीब में भी निशानदही की थी और बता दिया था कि किस तरह एहतसाब को सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस किस्म की जोरावरी और इंसानी वक़ार की तौहीन से नैब की सरहदों से बाहर भी रुसवाई और बदनामी हुई, यानी मुल्क से बाहर भी रुसवाई और बदनामी हुई। यूरोपीय कमीशन ने नैब की एकतरफा कंडक्ट की निशानदही की और हुकूमत पर जोर दिया कि वो इसे ज़्यादा मज़ीद खुद मुख्तारी देकर इसे आज़ादाना तौर पर काम करने दे। इस कमीशन ने यह भी कहा था
कि पाकिस्तान में आज़ादी तेज़ी से सुकड़ती जा रही है और इस तरह अपने खदशात का इजहार किया था कि नैब का किरदार एक ऐसे टूल का है जिससे इख्तलाफ को दबाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मजीद लिखा कि अपने इख्तियारात और ताकत का इस्तेमाल करते हुए नैब को इन कानूनी उसूलों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए जो ये बताती है कि किसी भी एग्जीक्यूटिव को मिलने वाली ताकत की कुछ हदूद है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मजीद लिखा कि किसी शख्स को गिरफ्तार करना संगीन मामला है। ताकत का मुख्तलिफ तरीक़े से इस्तेमाल करके गिरफ्तार करने के नुकसानदा नताइज हैं, जिसकी वजह से इस इख्तियार को बहुत ख्याल से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। किसी शख्स को गिरफ्तार करने के लिए ना सिर्फ ठोस शवाहिद होने चाहिए जो इस शख्स को जुर्म के साथ जोड़ते हों, बल्कि ये बात भी जाहिर करनी चाहिए कि गिरफ्तारी के अलावा और कोई चारा मौजूद नहीं था। गिरफ्तारी के इख्तियार को एक ऐसे टूल के तौर पर नहीं देना चाहिए ताकि जुल्म किया जाए, हिरासानी की जाए। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मजीद लिखा कि वो केसेस जो इंसानी आज़ादी से मुताल्लिक हैं उनसे डील करते हुए हमें बुनियादी क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए जो ये कहती है कि एक शख्स उस वक्त तक मासूम है जब तक उस पर जुर्म साबित नहीं हो जाता, और क्रिमिनल केसेस में सबूत प्रोसिक्यूशन पर है, बारे सबूत प्रोसिक्यूशन पर है और जुर्म साबित करना भी प्रोसिक्यूशन का काम है। इस उसूल का मकसद ये है कि किसी बेकसूर को सज़ा होना किसी गुनहगार के छूटने से ज़्यादा संगीन है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि आइन में सिर्फ एक बुनियादी हक है जो गैर मशरूत है और उसे किसी सूरत मजरूह नहीं किया जा सकता और ना ही उसकी खिलाफ वर्जी हो सकती है। वो हक इंसानी वक़ार का हक है और ट्रायल से पहले गिरफ्तार करके कैद रखने के संगीन नताइज होते हैं। ऐसी गिरफ्तारियों से बेइज्जती और तौहीन होती है, ना सिर्फ मुल्जिमान की बल्कि उनके ख़ानदान की, उन लोगों की जो इन मुल्जिमान से जुड़े होते हैं। गिरफ्तारी किसी शख्स की शोहरत, साख और मुआशरे में उसकी मौजूदगी को बुरी तरह मुतासिर करती है, उसे नफरत का निशाना बनाती है। और आज की मीडिया के दौर में किसी भी मुल्जिम की गिरफ्तारी और उसके खिलाफ इल्ज़ामात लगाना एक क़यास आराइयों की एक ऐसी मुहिम को जन्म देता है जिससे उसके ख़ानदान की तज़लील की जाती है, उन्हें शर्मिंदा किया जाता है और इस तरह एक शख्स के वक़ार को ख़तरे में डाल दिया जाता है। और अदालत लिखती है कि अक्सर एक शख्स तहवील में होते हुए अपनी नौकरी खो देता है, उसे अपने दिफा का मौका नहीं दिया जाता और इस शख्स का बारे दिफा उसके मासूम ख़ानदान के अफराद पर आ जाता है। ज़्यादातर लोगों को जुर्म साबित होने से पहले की गिरफ्तारी और जुर्म साबित होने के बाद की गिरफ्तारी का फ़र्क ही नहीं पता होता। अदालत ने अपने फैसले के नुक्ता नंबर 80 में लिखा है कि जब इस सवाल का सामना हो कि मुल्जिम को ज़मानत दी जाए या नहीं, तो फिर यह बात जहन में रखनी चाहिए कि ज़मानत का मकसद यह है कि मुल्जिम के ट्रायल में हाज़िरी यकीनी बनाई जाए। इसका मकसद सज़ा या एहतियात नहीं, किसी शख्स को गिरफ्तार करना और इससे आज़ादी छीनने के सज़ा के अलावा और कुछ नहीं समझा जा सकता, ख़ासतौर पर इस वक्त जब मुल्जिम के ट्रायल पर हाज़िरी को यकीनी बनाने के मुतबादिल रास्ते मौजूद हों। तमाम मुहज़्ज़िब मुआशरे इस उसूल को तस्लीम करते हैं कि सज़ा सिर्फ अदालती फ़ैसले के बाद ही हो सकती है। जब तक ट्रायल के बाद मुल्जिम को सज़ा नहीं हो जाती वो बेगुनाह ही समझा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में यह कह चुकी है कि मुल्क के बेहतर मफाद का तहफ़्फ़ुज़ उसी सूरत में हो सकता है जब एग्जीक्यूटिव और अदलिया अपना किरदार कानून के मुताबिक अदा करें। रियासती इदारों को इस वक्त हसास होना चाहिए जब बुनियादी हुकूक की बात हो, जब किसी की आज़ादी का मामला हो तो जजेस को अपना जहन इस्तेमाल करना चाहिए। इस बात का एहसास करते हुए मामला हसास नौइयत का है और अथॉरिटीज़ को आइनी तहफ़्फ़ुज़ात की बेअदबी करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। अदालत ने अपने फैसले में गिरफ्तारियों के हवाले से मज़ीद लिखा कि जब मामला किसी शख्स की आज़ादी और उसकी साख का हो तो अदालत को चाहिए कि वो प्रोसिक्यूशन के केस का सख्ती से जायज़ा ले, क्योंकि अमेरिका के अजीम चीफ जस्टिस जॉन मार्शल का कहना था कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम आइन की वजाहत कर रहे होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में ख्वाजा साद रफ़ीक़ की दरख्वास्त से ज़मानत मंजूर की। ये फैसला बहुत अहम है क्योंकि नैब की किरदार और साख के हवाले से बहुत से कानूनी सवालात उठते रहे हैं। माहिर कानून और साबिक़ अटॉर्नी जनरल हमारे साथ मौजूद हैं, इरफान कादिर साहब। कादिर साहब, बहुत शुक्रिया। आप वैसे ही केसेस के हवाले से, इस जूरिस्प्रूडेंस के हवाले से सवालात उठाते रहे थे, आज के फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा फैसला है जिसपे कि पूरी तरह से आर्टिकल 190 को बुरुए कार लाना चाहिए और आर्टिकल 190 में ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान की तमाम जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ हैं और पाकिस्तान की तमाम जुडिशल अथॉरिटीज़ जो हैं वो पेशरफ्त करेंगी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत, यानी they shall act in aid of the Supreme Court, in furtherance of the Supreme Court's order। और यही बात आर्टिकल 190 में है कि तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़, तमाम जुडिशल अथॉरिटीज़ जो हैं उस तरफ पेशरफ्त करेंगी। और इस फैसले से ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि पाकिस्तान में जो एहतसाब का अमल है और उसकी पूरी उन्होंने हिस्ट्री ट्रेस किया कि किस तरह एहतसाब के कवानीन आए और किस तरह से रिपील हुए और किस तरह से इस तरफ इशारा मिलता है कि सियासत
को रेगुलेट किया गया और जो लिबर्टीज हैं, जो फ्रीडम्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी किए हैं, वो किस तरह से वायलेट हुए, तो वो बहुत खूबसूरती से इस जजमेंट में तमाम चीज़ें समाप्त की हैं। और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो बेनिफिट ऑफ डाउट है, ये आप हरगिज़ प्रोसिक्यूशन को नहीं देंगे, ये आप एक्यूज को देंगे। और ये मुसल्लमा असूल है क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का। यहाँ पे हो क्या रहा था कि ये पिक एंड चूज किया जाता था और फिर चंद अशखास के खिलाफ केस बना दिए जाते थे और वो एक हैज़र्ड तरीके से गुंजल डाल दिए, बीच में एक आधा अप्रूवर इंट्रोड्यूस कर दिया। और अप्रूवर की अगर स्टेटमेंट को आप लेट अलोन देखें तो उसकी कहीं से भी इंडिपेंडेंट एविडेंस से corroboration नहीं होती थी। लेकिन चूंकि अप्रूवर की टेस्टिमनी पर कन्विक्शन भी बेस की जा सकती है, अप्रूवर जो है कॉम्पिटेंट विटनेस भी है, तो उस बेसिस पे बेगुनाह लोग जो थे वो फंसा दिए जाते थे। और सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में ये जो ख्वाजा साद रफीक साहब की जजमेंट है, इस तरफ बड़े वाज़ेह इशारे दिए हैं और उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और इवन कोर्ट्स को उन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें एडमॉनिश किया और कहा है कि हाई कोर्ट के जज साहबान या दूसरी अदालतें जो है वो इस चीज़ को देखें और पूरी तरह से बारीक बीनी से देखें कि किसी के खिलाफ अगर कोई केस नहीं बनता या किसी को अगर अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है और अगर उसकी तफ्तीश में भी वो दरकार नहीं है तो फिर खाम खा लोगों को अरेस्ट ना किया जाए, उनकी लिबर्टीज कर्टेल ना की जाए। तो ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि एक अच्छी जजमेंट इन्होंने दी है। नसब और जरा तफसील से ये जजमेंट लिखी है। मैं तर्जुमान नैब को आज प्रोग्राम में दावत दी इस जजमेंट के ऊपर, उन्होंने जवाब ही नहीं दिया हमारा। मगर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो वन साइडेड एहतसाब का सवाल इसमें उठाया गया है, सिर्फ एक ओपोजिशन की गिरफ्तारियों का सवाल उठाया गया है, आज समझते हैं कि खुद चेयरमैन नैब ने अपने कंडक्ट से इस बात को साबित किया है। वो बयान देते हैं, कोई नजर आता है कि अखबारात में छपा या तकरीर करते हैं और फिर उसके बाद अमल नहीं होता, केसेस सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ बन रहे होते हैं। तो और जिस तरीके से फिर गिरफ्तारियां होती हैं, अदालत के फैसले मौजूद हैं, मगर उसके बावजूद वो इस तरीके से ऐसा लगता है अपना ब्लैंकेट इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं। खुद साबिक जज हैं, उसके बावजूद उनके कंडक्ट पर सवाल उठना, सियासी इंजीनियरिंग का सवाल उठना, उनका अपना बड़ा किरदार है जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का सवाल उठा है चेयरमैन नैब का। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक तासुर बिल्कुल ऐसा ही उभर रहा है कि जैसे एहतसाब को इस्तेमाल किया जा रहा है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए। और ये लफ्ज़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में भी ये वाज़े तौर पे इस्तेमाल किए हैं और इसीलिए ये फैसला आया भी है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में ये जो एक एहतसाब का तरीक़ाकार बन गया है, जिससे कि हम करप्शन को तो नहीं ख़त्म कर पा रहे, लेकिन हम पाकिस्तान की जो सियासत है, पॉलिटिक्स है, उसको हम रेगुलेट कर रहे हैं। तो ये एक खुशाइन बात है जिस तरफ सुप्रीम कोर्ट ने इशारा किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो फैसला है, इसके बाद मेरा ख्याल है चेयरमैन नैब जो है वो ज्यादा इस चीज को गौर से देखेंगे। और ये जो आपने पॉइंट आउट की हैं चीजें, जो बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ी पॉइंट आउट की आउटराइट नैब की ये सारी कोताहियां, तो इस फैसले के बाद मुझे कोई वजह नजर नहीं आती कि चेयरमैन नैब जो है वो अपनी परफॉर्मेंस और कारकर्दगी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ढालने की कोशिश करेंगे। सब एक तरफ जरा चेयरमैन नैब का एक कंडक्ट है जिसमें इनकंसिस्टेंसी की बात की गई है कि जो अपोजिशन है उसको किस तरह गिरफ्तार करते हैं, हुकूमत के केसेस के हवाले से उनका जो मामला है उस पर सवालात उठाए गए हैं। मगर साथ में जो जूरिस्प्रूडेंस है उसमें भी एक इनकंसिस्टेंसी नजर आती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो मुख्तलिफ जमानती फैसले दिए हैं उसमें इस बात का जिक्र किया है कि किसी की आज़ादी कितनी अहम है, किस तरीके से उसे नहीं उसके राइट से महरूम किया जा सकता, इस तरीके से गिरफ्तारियाँ नहीं होनी चाहिए। मगर दूसरी तरफ हमें नजर आया मीर शकील रहमान के केस में कि जिस बेंच ने पहली उनकी जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद की थी, उसके बाद बेंच टूटते रहे वही बेंच दोबारा बना, फिर उन्होंने दरख्वास्त जमानत उनकी दोबारा भी मुस्तरद की। तो एक कंसिस्टेंसी जूरिस्प्रूडेंस में आपको नजर आ रही है मुख्तलिफ फैसलों को अगर देखें? ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जूरिस्प्रूडेंस में अभी भी क्योस है। वो कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये एक संग मील साबित होगा इस जूरिस्प्रूडेंस के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। लेकिन हर कैफ मैं ये चीज़ बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ कि यहाँ पे जूरिस्प्रूडेंस का भी क्योस है। और मैंने तो बहुत सारे फैसलों का जिक्र करते हुए ये भी कहा है कि उनकी जो इनकंसिस्टेंसीज हैं उस पर लार्जर बेंचेस बनने चाहिए और वो तमाम फैसले जो हैं वो रिविजिट होने चाहिए, ताकि इसमें जो फैसले हैं
हमारी आला अदालतों के, उसमें एक यकसानियत पैदा हो और वो मशले राह बन सके हमारी एग्जीक्यूटिव और जुडिशल अथॉरिटीज़ की। बहुत शुक्रिया। इरफान काजी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे। वज़ीर आज़म के जो गैर मुंतखब अरकान हैं इस वक्त काबीना उनके हवाले से सवाल उठ रहे थे, उनके असासे ज़ाहिर कर दिए गए हैं। जुल्फ़ी बुखारी भी हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर अपोजिशन और ख़ुद उनकी अपनी जमात के अरकान की जानिब से काबीना में शामिल गैर मुंतखब अफराद के असासों और उनकी शहरियत की तफसीलात सामने लाने का मुतालबा होता रहा, जिसे हुकूमत ने ताख़ीर से सही मगर पूरा कर दिया है। 28 जुलाई को कैबिनेट डिवीज़न की वेबसाइट पर वज़ीर आज़म के 15 मुआवनीन ख़ुसूसी और 5 मुशीरों के असासों और शहरियत की तफसीलात जारी कर दी गई हैं। और ऐसा वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर हुआ, जिस पर अमल करते हुए पहली बार गैर मुंतखब अफराद के असासों और शहरियत की तफसीलात मंजर-ए-आम पर आईं, जो कि एक मस्बत और गैर रिवायती इकदाम है, जिसकी से पहले मिसाल नहीं है और ये एक अच्छा कदम है। मगर हुकूमत के इकदाम के नतीजे में नया तनाज़ा उठ खड़ा हुआ है। वज़ीर आज़म के 7 मुआवनीन ख़ुसूसी की दोहरी शहरियत और बैरून मुल्क मुस्तकिल रिहाइश के साथ उनके बैरून मुल्क असासे भी सामने आए हैं, जिस पर सवाल उठ रहा है कि अब आगे क्या होगा। क्या उनसे जो असासे हैं इस हवाले से सवाल किया जाएगा। 4 मुआवनीन ख़ुसूसी दोहरी शहरियत रखते हैं, 3 के पास बैरून मुल्क का परमानेंट रेजिडेंस यानी मुस्तकिल रिहाइश है और असासे भी हैं। उनमें वज़ीर आज़म के मामून ख़ुसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जुल्फ़ी बुखारी शामिल हैं, जो टूरिज़म बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। उनके पास ओहदा वज़ीर मुमलिकत के बराबर है, उनकी अहमियत भी बहुत ज़्यादा है, वो वज़ीर आज़म के करीब भी हैं, उनके दोस्त भी हैं, उनके पास बरतानवी शहरियत है। ये बात पहले से पता भी थी। मगर इसी तरह वज़ीर आज़म के एक और मामून ख़ुसूसी बराए डिजिटल पाकिस्तान तानिया इदरुस के पास भी कनाडा की शहरियत है, वो सिंगापुर की मुस्तकिल रिहाइश पजीर हैं। और वज़ीर आज़म के मामून ख़ुसूसी बराए पावर डिवीज़न शहजाद कासिम के पास भी अमरीकी शहरियत है। इसी तरह मामून ख़ुसूसी बराए पेट्रोलियम डिवीज़न नदीम पावर भी अमरीकी शहरी हैं। जबकि काबीना में शामिल 3 मामून ख़ुसूसी दीगर ममालिक के मुस्तकिल रिहाइश पजीर हैं, मगर पाकिस्तान के शहरी हैं। शहबाज गिल अमरीकी रिहायशी हैं, उनके पास ग्रीन कार्ड है, जबकि नदीम अफजल गोंदल जो हैं वो कनाडा के मुस्तकिल इस वक्त रिहायशी हैं। मगर अहम बात यह है कि जो जिनके पास ग्रीन कार्ड मौजूद है उन्हें बाहर जाने के लिए PR कार्ड की ज़रूरत पड़ती है काम करने के लिए। उन्होंने सब हवाले से अपनी एक्सप्लेनेशन भी दी है। जो डुअल नेशनलिटी रखते हैं जो असासे हैं उनके हवाले से भी सवालात अब उठ रहे हैं। आगे जाके मामला क्या होगा, क्योंकि वज़ीर आज़म का माजी में दोहरी शहरियत के हवाले से बड़ा क्लियर मौक़िफ़ था। उनको वोट का हक मिल जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आप पाकिस्तान की असेंबली में बैठे हों और आप ड्यूल नेशनलिटी, जो लेजिस्लेशन है यानी आपका जो चेंबर है, ये जो कानून साजी का और जो आपकी वजारतें हैं, वो सिर्फ उनके पास होनी चाहिए जिनका जीना मरना पाकिस्तान। जो पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ना चाहता है, असेंबली में आता है, कानून साजी करना चाहता है, बड़े बड़े ओहदे लेना चाहता है, वो स्वाय पाकिस्तानी पासपोर्ट के अलावा पासपोर्ट के अलावा किसी को इजाज़त नहीं होनी चाहिए, जो हमारा आइन कहता है। ये बिल्कुल गलत है। इसका मतलब कि हम मोइन कुरैशी और शौकत अजीज की तरह के लोग आएंगे, आके मुल्क के ऊपर हुकूमत करके बाहर चले जाएंगे, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान के अंदर आप बैठ के आप पार्लियामेंट में भी आ जाएं, आप वजीर बने, आप मुल्क के फैसले करें और आपकी ड्यूल नेशनलिटी हो, ये नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म की राय थी। जो खुद काबीना के अरकान हैं वो ये सवाल उठाते रहे हैं। आज भी फवाद चौधरी की तरफ से सवाल उठाया गया कि हुकूमत को मुश्किल सिर्फ हुकूमत की तरफ से है, सूबाई हुकूमतों की वजह से तहरीक इंसाफ मुश्किलात का शिकार है। साथ में उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक पार्लिमानी निज़ाम में गैर मुंतखब लोग फैसला साजी में शामिल नहीं हो सकते। फैसला साजी में सिर्फ मुंतखब लोग हिस्सा ले सकते हैं, हुकूमत को सिर्फ हुकूमत की तरफ से है। आज भी फवाद चौधरी की तरफ से ये सवाल उठाया गया। इसके अलावा गुलाम सरवर खान सवाल उठा चुके हैं कि ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको मैं जानता तक नहीं, उनकी शहरियत पता चलनी चाहिए, उनके असासे पता चलने चाहिए। साथ ही इस हवाले से आज वज़ीर आज़म के मामून ख़ुसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी जुल्फ़ी बुखारी का कहना था कि अगर वज़ीर आज़म डोनाल्ड ट्रंप को भी काबीना में बिठाना चाहें तो ये उनका हक है। रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत वज़ीर आज़म सिर्फ बैरून मुल्क शहरियत रखने वालों के भी काबीना में बुला सकते हैं और उन्हें भी हर हफ्ते दावत देकर काबीना के इजलास में बुलाया जाता है। जुल्फ़ी बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। साहब, आपकी अपनी काबीना के लोग सवाल उठा रहे हैं। आज भी फवाद चौधरी की तरफ से सवाल उठाया गया, पहले भी आपकी काबीना के अरकान ही की तरफ से बार बार सवाल उठाए गए हैं। दोहरी शहरियत के हवाले से वज़ीर आज़म का भी अपना माजी का मौक़िफ़ है। ज़ाहिर है कानून पाबंद नहीं करता उन्हें, मगर उनका अपना मौक़िफ़ यही रहा है कि जो सब कुछ छोड़ के पाकिस्तान आए, जिनका ये डर ना हो कि वो वापस नहीं चले जाएंगे और उनसे सवाल नहीं पूछा जा सकेगा, उन्हें फैसला साजी का इख्तियार नहीं देना चाहिए पाकिस्तान में। थैंक यू शाहज़ेब भाई। देखें, बात यह कि जो PM का जो मौक़िफ़ था और
जो बाकी भी लोगों ने जो कंसर्न्स रेज़ किए हैं, इसमें बात ये है कि आप देखें कि वो बात कर रहे हैं पार्लियामेंट की, वो बात कर रहे हैं फ्लोर ऑफ द हाउस की, वो बात कर रहे हैं इलेक्शन लड़ने की। अगर हमने से किसी ने अगर इलेक्शन या फ्लोर ऑफ द हाउस या सेनेट और अपने ड्यूल नेशनैलिटी या रेजिडेंसी वगैरह डिक्लेयर नहीं की और ये फ्रॉड किया हो या डिस्क्लेमर हमने पूरा डिस्क्लोजर ना दिया हो, तो फिर ये कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ सकती है। ये कॉन्वर्सेशन अब तक तो शाहज़ेब भाई सिर्फ SAPMs और एडवाइज़र्स पे है। मैं आप वाज़े कर दूं, एडवाइज़र्स जो हैं वो उनको इजाज़त है फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में, उनको इजाज़त है सेनेट में, हैंस उनको वो ड्यूल नेशनैलिटी नहीं रख सकते। SAPMs जो बनते हैं वो बनते हैं इसी वजह से कि आप देखें, आप जिस मर्ज़ी को लगा सकते हैं। आपकी डायस्पोरा बार है जिसमें आपका बहुत ज़्यादा टैलेंट है, आपके स्पेशलिटी भी है, स्पेशलिस्ट भी हैं वगैरह वगैरह, तो उनको पूरा हक है SAPM बनने का कानून के मुताबिक। अब हम अगर लोगों की ख्वाहिश पे जाएं तो वो एक अलग डिबेट है। अगर आप ड्यूल नेशनैलिटी या ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की बात करें कि क्या किस हद तक वो जा सकते हैं, किस हद तक नहीं जा सकते, वो एक एकेडमिक डिबेट है। उसमें आपकी राय भी होनी चाहिए, मेरी भी होनी चाहिए, बाकियों की भी होनी चाहिए, लेकिन वो एक डिबेट है। उस पर आप 3-4 प्रोग्राम्स करें, देखें कि दुनिया ग्लोबल विलेज है या नहीं, दूसरे मुल्कों में आप पार्लियामेंट में ड्यूल नेशनल्स को इजाज़त है या नहीं। तो एक 21st सेंचुरी की डिबेट है और इसमें डिबेट में हर राय अगर आप हमसे प्रोग्राम की हद तक राय लें, हमारे प्रोग्राम का हमारा तो मौक़िफ़ है कि दुनिया बहुत आगे निकल गई है और दुनिया में ये जो डुअल नेशनैलिटी, हमें पाकिस्तानियों की जो इस वक्त हुब्बुल वतनी है उस पर शक नहीं करना चाहिए कि किसी ने PR कार्ड बाहर जाके ले लिया क्योंकि उसे काम करना था। वो डुअल नेशनल है, अगर वो वहाँ की पार्लियामेंट में बैठ सकता है, अगर ग्रीन कार्ड लेके वहाँ की मिलिट्री में जा सकता है अमेरिका की में, तो हमें क्या इस हवाले से प्रॉब्लम हो रहा है। हमारा मौक़िफ़ है, मसला वज़ीर आज़म का है कि वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ यह था कि मुल्क की फैसला साजी उन्हें करनी चाहिए जिनका स्टेक पाकिस्तान में है, जिनके असासे पाकिस्तान में है, जो सब छोड़ के नहीं चले जाएंगे। वज़ीर आज़म का अपना मौक़िफ़ था। तो क्या वज़ीर आज़म मानते हैं कि उनका मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं था क्योंकि फैसला कर सकते हैं और हमें किसी की हुब्बुल वतनी पर इस तरह शक नहीं करना चाहिए? जी देखें, अगेन इसमें वज़ीर आज़म के पास पूरा हक है कि अपनी ओपिनियन वो होल्ड करें और कैबिनेट को अपना हक है हर इंडिविजुअल का वो अपनी ओपिनियन होल्ड करें इसमें, क्योंकि इसमें ना कोई सही है ना कोई गलत है, ये ओपिनियन है सिर्फ। जहाँ तक बात जाती है कि जो आप कह रहे हैं कि जो वज़ीर आज़म साहब के जो स्टेटमेंट्स थे, शाहज़ेब भाई मैं बस 1 मिनट आपका इसमें चाहता हूँ। अगर आप सारे स्टेटमेंट्स उनके देख लें और पूरी आप रिकॉर्डिंग चलाएँ, उसका एंड मतलब ये आता है कि यहाँ लोग 50-70 साल पे पाकिस्तान में हो के काम करते हैं, चाहे पॉलिटिशियन हो या ब्यूरोक्रेट हो, और फिर जाके कनाडा की नेशनैलिटी या किसी और मुल्क की नेशनैलिटी ग्रीन कार्ड लेके भाग जाते हैं। उनकी सारी स्टेटमेंट्स आप देखें, वो उस कॉन्टेक्स्ट में है, वो उस लेंस उनने वो पहनी हुई है जो उनने पिछले 20-30 साल पाकिस्तान पॉलिटिक्स में करप्शन देखी हुई है, और उस करप्शन का जो एक टनल है, जो स्केप कोट है, जिस तरीके से वो एक व्हीकल इस्तेमाल करते हैं बार पैराशूट करने के लिए, वो एक ड्यूल नेशनैलिटी या ग्रीन कार्ड या इकामा वगैरह इस्तेमाल करते हैं अपने करप्ट पैसे को साफ़ करने के लिए। अगर आप वज़ीर आज़म से एक ख़ुसूसी सवाल पूछें कि जो आपका डायस्पोरा, जो आपके यंगस्टर्स 2-3 जनरेशन से बाहर जो पैदा हुए हैं, इनहेरिट किया उन्हें पासपोर्ट, पोस्ट, उन्हें कोई ओथ शोथ नहीं लिया, उनको पोस्ट से पासपोर्ट मिलता है जब वो पैदा हुए, और वो पाकिस्तान की दफ़ा पिछले 30-40 साल से बाहर कर रहे हैं और अभी आके पाकिस्तान को देना चाहते हैं। अगर आप उनकी बात करें तो उनका शायद जवाब और हो। पॉइंट इस के कॉन्टेक्स्ट में उनकी चीज़ लें। उनकी चीज़ ये थी कि नेशनल असेंबली में जो लोग बैठे हुए हैं, एहसन इकबाल साहब जैसे, जिनने पॉलिटिक्स किए, यहाँ पैदा हुए, यहीं हैं और डिक्लेयर नहीं किया उनके पास इकामा है। मगर देखिए ना ये एहसन इकबाल साहब या ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से जब वो सवाल उठाते थे, ज़ाहिर आप लोगों ने पॉलिटिक्स की और आप आए। एहसन इकबाल साहब अगर मुल्क से बाहर गए भी तो नैब ने बुलाया तो वापस आ गए। ख्वाजा आसिफ साहब भी नैब का सामना कर रहे हैं, एहसन इकबाल साहब नहीं भागे, ख्वाजा आसिफ साहब नहीं भागे। जो वज़ीर आज़म का बुनियादी मसला था कि जी लोग भाग जाते हैं, आप क्या रुकेंगे? वज़ीर आज़म की हुकूमत जाए या रहे, आप क्या पाकिस्तान में ही रुकेंगे? आप मुस्तकिल तौर पर इरादा रखते हैं कि आप पाकिस्तान को तरक्की करता देखते हैं, पाकिस्तान में अपने आप को सेटल होता देखते हैं? मैं आया हूँ यहाँ सेटल होने के लिए।
दूसरी बात ये कि शाहज़ेब भाई, आप शायद मुझे इतना नहीं जानते या मेरी फैमिली यहीं सेटल्ड है। मेरी तो 20-30 दौरे लगते हैं इस्लामाबाद के। गवर्नमेंट से पहले हमारा जीना और मरना भी यहीं है। तो इसमें दो राय नहीं है इस चीज़ की। अगर मेरे वालिदैन 50 साल पहले इंग्लैंड गए हैं और बल्कि उससे भी ज़्यादा, और मुझे ड्यूल नेशनैलिटी बाय बर्थ इनहेरिटेड मिली है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अगर अल्लाह ने मुझे कुछ दिया है बाहर, कोई नाम दिया है, अगर कोई स्टेटस दिया है बाहर, और मैं चाहता हूँ मैं वो छोड़ के यहाँ के शाहज़ेब भाई पाकिस्तान की सेवा करना चाहता हूँ, खान साहब की, पब्लिक की, और हर चीज़ अपनी टेबल पे रखूँ। तो कि ये तरीका है लोगों का कि तानिया बाहर से आती है, शबात बाहर से आता है, अगर मोईद है उसके पास कोई ड्यूल नेशनैलिटी नहीं, खाली रेजिडेंसी है, वो वापस अपने मुल्क को रादर देन कि वो दूसरी नौकरियों में अच्छे पे चेक्स ले के वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को मदद करें। ये तरीका है कि 48 आवर्स के लिए मीडिया पूरे पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इस तरीके से मायूस करें। बिल्कुल नहीं है, ना ही मीडिया ये करेगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि मीडिया तो खुद वज़ीर आज़म के स्टेटमेंट्स दिखा रहा है और आपके अपने वज़रा के बयानात दिखा रहा है। हमारे तो जो प्रोग्राम की लाइन है वो तो हम आपको बता रहे हैं। अब जब वज़ीर आज़म की लाइन है, अगर वज़ीर आज़म का आपको कॉन्फिडेंस है और आप पाकिस्तान में सेटल होना चाहते हैं, मैंने जाके देखा, क्योंकि आपने अपना NIC नंबर भी दिया हुआ है अपने एसेट्स में, आप अभी तक टैक्स फाइलर भी नहीं बने पाकिस्तान में आके। अगर आपको एतमाद है कि इमरान खान ने पाकिस्तान को तरक्की देना है, आपने इसी मुल्क में सेटल होना है, आप तो टैक्स फाइलर नहीं बने, आप तो इनएक्टिव आ रहे हैं जब मैंने जाके आपका NIC नंबर डाला। जी गुड पॉइंट जी। शाहज़ेब भाई, टैक्स फाइलर का ये है कि पहली बात तो ये कि क्योंकि मैं इंग्लैंड में था तो मेरा जो यहाँ का अकाउंटेंट और इंग्लैंड का है वो बहुत जल्द, आई थिंक अगले 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर मेरे टैक्स भी फाइल हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूँ, जो FBR का कानून है सर, वो ये है कि जब आप एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं और वापस रीसेटल करते हैं वापस पाकिस्तान के अंदर, तो आपको 2 साल का ब्रेक मिलता है। इसमें 2 साल का सिर्फ, तो उसमें 1 साल गुजर गया और अभी 1 साल ये आ रहा है। मैं जुल्फिकार साहब, आप दो चीज़ों को कंफ्यूज कर रहे हैं। आप मुझे सेक्शन 51 बता रहे हैं कि 2 साल का ब्रेक मिलता है कि आप अगर पाकिस्तान में सेटल हो रहे हैं तो आपकी जो फॉरेन सोर्स है, बाहर की सोर्स है इनकम की, जो एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान आप ड्राइव कर रहे हैं, वो आप इस साल ना बताएं, 2 साल तक ना बताएं, वो ठीक है, मगर आपको टैक्स रिटर्न फाइल करने में वो छूट नहीं है। ये सेक्शन 114 है रिटर्न ऑफ इनकम का, जिसके तहत अगर आपके पास 1000 सीसी की गाड़ी भी है और आपने 180 दिन से ज्यादा गुजारे, आपने तो उसको कम करके आपकी हुकूमत ने 4 महीने कर दिया है, तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। आपको पाकिस्तान आए हुए बहुत टाइम हो गया, आप टैक्स रिटर्न फाइल करने के पाबंद थे, आपने नहीं किया। जी मैं पहली बात तो ये कि रिकॉर्ड्स पे चेक करें, मैं फाइलर हूँ। दूसरी बात ये कि जो मेरे पिछले साल के जो रिकॉर्ड्स हैं वो सारे इस हफ्ते और अगले हफ्ते फाइल हो जाएंगे और फिर अगले साल के उसके मुताबिक हो जाएंगे। तो मुझे फाइल करने में रजिस्टर्ड है या फाइलर है? क्योंकि आप इनएक्टिव आ रहे हैं, स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा आपका NIC जो आपने इसमें दिया हुआ है आपके नाम के साथ आ रहा है कि आप इनएक्टिव हैं। सर मुझे जी सर वो अकाउंटेंसी करते हैं, लेकिन आप अगले हफ्ते 10 दिन में मेरे फाइल्स अकाउंट्स फाइल देखते हुए आपको नज़र आ जाएंगे। सर बहुत बेहतर है। और आपने ज़ाहिर जो इनकम बताई है, अगर आपको लगता है कि इमरान खान मुल्क को आगे लेके जाएंगे और तरक्की देंगे, तो आपके ज़्यादातर असासे पाकिस्तान से बाहर ही हैं और आपके जो इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टीज़ मिली हैं वो ही पाकिस्तान में हैं। आप खुद तो पैसे नहीं लेके आए पाकिस्तान में वापस अपने असासे वहाँ से, तो आप अगर तरक्की करता देखते हैं इमरान खान के तहत पाकिस्तान को, तो आप क्यों नहीं लेके आए अपने असासे अभी तक? शाहज़ेब आई थिंक चीज़ें कॉन्टेक्स्ट में लेनी चाहिए। बात यह कि मेरा सारा बिज़नेस, हर चीज़ कारोबार बाहर है, और अगर आप ये चाहते हैं कि मेरी लॉयल्टी पाकिस्तान को इस तरह से साबित हो कि मैं हर चीज़ 18 महीनों में बेच दूं किसी की भी कीमत पे और आके अपने अकाउंट में डाल दूं कि 2-3-4 लोग खुश हो जाएं और ऐसे चले, तो ऐसे तो नहीं होता। मैं पाकिस्तान में रह के बिज़नेस भी कर सकता हूँ, मैं पाकिस्तान में रह के किसी और दुनिया के किसी मुल्क में भी बिज़नेस कर सकता हूँ, वो मेरा हक है जैसे किसी और बिजनेसमैन का किसी और मुल्क से। मैं एक दफ़ा फिर कहूँगा कि हम नहीं चाहते ये, हमें कोई शक नहीं है कि आपकी हुब्बुल वतनी पे कोई शक नहीं है। आपको जो कानून ने इख्तियारात दिए हैं अपने असासे जहाँ रखने चाहें आपको रखने चाहिए। मैं तो बात कर रहा हूँ जो वज़ीर आज़म ने स्टैंडर्ड सेट किए हैं और दूसरों के लिए स्टैंडर्ड सेट किए हैं। इस मुल्क में एक सुप्रीम कोर्ट के जज और उनकी अहलिया बाकायदा तौर पर, जिनको इस वक्त मेडिकली भी वो फिट नहीं हैं, उनके वालिद की डेथ हुई, वो FBR को भुगत रही हैं। उनके बच्चे बाहर हैं, वो भी उस तरीके से रेमिटेंसेस भेजते होंगे जिस तरीके से आप कह रहे हैं। एक्सपैट्रिएट्स हैं जिनको इज्जत मिलनी चाहिए जो आप कह रहे हैं, वो FBR भुगत रहे हैं। तो आप
जब बात आती है वज़ीर आज़म इमरान खान के अपने दोस्तों की और अपनी काबीना की, तो फिर ये सारे के सारे के जी दुनिया क्या चाहती है और दुनिया और कानून क्या कहता है, फिर कानून के तहत दूसरों को नहीं देखते, वो दूसरों के लिए एक पॉपुलिस्ट नैरेटिव बनाते हैं वो। तो आप लोगों के लिए भी उस नैरेटिव में क्या जगह है? आप लोग फिर कानून की बात कर रहे हैं। कानूनी तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको कोई पाबंदी नहीं है सारे काम की। जी, मैं आपको फ़र्क बता देता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही एक इनकम्पेरेबल कंपैरिजन आपने किया है जो मुनासिब ही नहीं है। एक इंसान जज हैं, मुझे इनकी केस की डिटेल्स का एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन वो जज हैं। उनको सिर्फ पूछा गया है कि साबित करें कि जो उन्हें बाहर प्रॉपर्टीज़ ली हैं उनकी इनकम सारी यहाँ अंदर है पाकिस्तान के अंदर। उनसे सिर्फ ये पूछा गया है कि साबित करें कि आपने बाहर, अगर मैं अभी पाकिस्तान में रहूँ 3-4 साल, मैंने आपको शाहज़ेब साहब मेरी अपनी सारी एसेट्स डिक्लेयर कर दी है। अगर मैं अभी इंग्लैंड में या पाकिस्तान में कोई चीज़ ख़रीदूँ, उसके बाद आप लोगों का पूरा हक है मुझसे पूछना कि ये पैसे कहाँ से आए हैं, कब आए हैं, क्यों आए हैं, क्योंकि मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर था जब मैंने कोई इन्वेस्टमेंट की। मगर मसला है कि आप जज की इंडिपेंडेंट एहलिया से पूछ रहे हैं। वज़ीर आज़म के ऐसे पीएम्स में इतने सारे लोग मौजूद हैं जिन्होंने बाहर जाकर इन्वेस्टमेंट की है, नदीम बाबर, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के जिनके सवालात हो रहे हैं, उनसे कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा है। डिक्लेयर कर दिया, वेल एंड गुड, मगर सवालात खुद उनकी अपनी काबीना से और ऐसे पीएम्स के से खड़े हो रहे हैं। वो बाकी सारी दुनिया से करते हैं सवाल, अपने लोगों से नहीं कर रहे। शाहज़ेब भाई, ये बिल्कुल गलत एक एनालिसिस है। नदीम बाबर साहब की जब भी कोई इन्वेस्टमेंट हुई, जहाँ तक मुझे पता है, मैं किसी का अकाउंटेंट नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, नदीम बाबर साहब बिल्कुल पाकिस्तान में अगर रहते हैं, जो भी अगर वो बाहर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, वो पब्लिक ऑफिस में नहीं थे। अगर वो एज ऐसे PM उनने कोई इन्वेस्टमेंट बाहर की है तो आप उनसे पूछे कि आपने ये की है, प्लीज़ इसके मनी ट्रेल दिखा दें। और सब मगर वज़ीर आज़म ने तो खुद ने कानून बनाया था ना कि सबको अपने असासे डिक्लेयर भी करने पड़ेंगे, पाकिस्तान में जिनके होंगे वो फैसला साजी करेंगे। बैक टू बैक कंट्रोवर्सीज नदीम बाबर साहब के हवाले से आई हैं, उनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के हवाले से आई हैं। एक जज जो अपनी इंडिपेंडेंट एहलिया का कानून के तहत पाबंद नहीं है, उससे बार बार सवाल किया जा रहा है, अपने लोगों से कोई सवाल नहीं किया जा रहा है। ये मैं सवाल कर रहा हूँ कि कानून के तहत जहाँ पर दूसरों को छूट मिलती है उनके लिए हाई मॉरल स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं इमरान खान, और अपने लोगों के लिए फिर कानून सेट किया जाता है कि जी कानून के तो थोड़ी पाबंद है, ये वाला मामला थोड़ी है, अलग स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं। आई थिंक जो हाईलाइट, वो जो स्टैंडर्ड हाई करते हैं वो बिल्कुल दुरुस्त करते हैं। और जहाँ आप बात कर रहे हैं कि एक जज और उनकी एहलिया, आप कह रहे हैं अगर एहलिया के इनकम है कहीं से, बाहर से उनके कोई सोर्सेज आ रहे हैं उनके बच्चों के थ्रू, तो वो बस दिखा दें, इसमें कोई उन्होंने दिखा दिए हैं। मगर साथ में मुझे बताइएगा, आपकी एक टोयोटा है, वो आपने गाड़ी ली 20 करोड़ रुपए की, साथ ही बाजवा साहब ने लिए वो उससे बाद वाला मॉडल 30 लाख रुपए का। सवाल उठ रहा है कि क्या 20 करोड़ की कौन सी लैंड क्रूजर आपने ले ली, उन्होंने कैसे 30 लाख की ले ली? शाहज़ेब भाई, आई थिंक किसी में भी थोड़ी सी भी अक्ल हो तो वो शायद फिगर आउट कर सकता है कि एक टाइपो हो गया और एक ज़ीरो इस तरफ या डेसिमल पॉइंट, इसमें मतलब है आई थिंक कोई लॉजिक या कोई अगर कोई 2 साल का बच्चा भी उनका जीरो कम हो गया, आपका जीरो ज़्यादा हो गया, ये है उसका ज़ाहिरी बात ये है कि वो 2 करोड़ का मतलब था लैंड क्रूज़र, जो मार्केट प्राइस जो आप देखते हैं। तो इसमें आई डोंट थिंक वी शुड बी सो फनी। काफ़ी देर से हो रहा है, मतलब आप बता भी सकते थे इस हवाले से, काफ़ी देर से सवाल हो रहा है कि 20 करोड़ की कौन सी लैंड क्रूज़र आती है और 30 लाख की कौन सी लैंड क्रूज़र आती है, तो उनका भी टाइपो है। सर अगर मैं ऐसे बचपाना जवाबों के लिए मैं क्लेरिफाई करता रहूँ कि अगर किसी में ये अकल नहीं है कि इनको पता चले कि 20 करोड़ मैं 2 करोड़, मगर तो अगर मैं ये करता रहूँ तो काम कौन करेगा पूरा दिन? सर आपने रिटर्न फाइल किए, आप ही को दुरुस्त तरीके से फाइल करने चाहिए थे, आप ही को दुरुस्त। मगर बहुत शुक्रिया जुल्फी बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम इस हवाले से मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हुकूमत को हटाने के लिए अपोजिशन जमातें एक बार फिर मुत्तहिद हो रही हैं। अपोजिशन को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग सरगर्म हो गई हैं। अपोजिशन की दोनों बड़ी जमातों ने ज्वाइंट अपोजिशन राब्ता कमेटी बनाने और ईद के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर इत्तफाक कर लिया है। इस हवाले से आज लाहौर में नून लीग के 3 रुकनी वफ्द ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो से मुलाकात की। इस मुलाकात में नून लीग की तरफ से अयाज सादिक, हसन इकबाल और साद रफीक शामिल थे। हसन इकबाल का कहना था कि मौजूदा हालात में अपोजिशन की दोनों बड़ी जमातें हुकूमत के खात्मे पर मुत्तफिक हैं, जबकि पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर कमरुज़्ज़मा कायरा का कहना था कि हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए ईद के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें हुकूमत से निजात के लिए मुश्तरका हिकमत अमली तय करेंगे। हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन जमातें इकट्ठी हो रही हैं, लेकिन अपोजिशन की ये पहली कोशिश नहीं है।
गुज़िश्ता साल 26 जून को भी जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान की सरबराही में अपोजिशन जमातों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें रैबर कमेटी बनाने का फैसला हुआ। फिर मौलाना फजल रहमान आज़ादी मार्च की क़यादत करते हुए 31 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान से इस्तीफ़े का मुतालबा किया। लेकिन मौलाना फजल रहमान वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्तीफ़ा हासिल करने में कामयाब नहीं हो सके, खाली हाथ उन्हें वापस जाना पड़ा। एक बार फिर अपोजिशन जमातें हुकूमत को हटाने के लिए मुतहरिक हो गई हैं, मगर वाज़े तौर पर कोई प्लान अपोजिशन के पास नज़र नहीं आ रहा है, ना पार्लियामेंट के ज़रिए हुकूमत को हटाने के लिए, ना ही सड़कों के ज़रिए हुकूमत को हटाने के लिए। माजी में भी जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई उसका कोई नतीजा सामने नहीं आया। नून लीग पीपल्स पार्टी एक वक्त में अलग अलग पेजेस पर भी नज़र आई, अब एक पेज पर आने की कोशिश की जा रही है। इत्तेहादी हुकूमत के अब भी अगर हुकूमत से नाराज़ भी हैं तो हुकूमत के साथ ही खड़े नज़र आते हैं। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हो रही है, मगर अभी भी कोई वाज़े हिकमत अमली और लाए अमल अपोजिशन के पास नज़र नहीं आ रहा है। अल्लाह।